हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जनवरी 2024 की दृष्टि से हिंदी भाषा की दोस्तों क्लास नंबर 6। दोस्तों यह मॉडल पेपर नंबर 6 भी आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम गद्यांश और शिक्षा शास्त्र दोनों देखने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस को हल करेंगे। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। एक स्कूल में आर्ट की कक्षा में या दोस्तों आर्ट के पीरियड में टीचर ने बच्चों से कार बनाने को कहा। बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई। कैसी कारें बनाई दोस्तों? रंग बिरंगी कारें बनाई। एक बच्चे ने कार में दरवाजों के पास पंख लगा दिए और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा। टीचर ने बच्चे की ड्राइंग बुक में बनी हुई कार को लाल पेन से क्या कर दिया? काट दिया और काटते हुए नोट लिखा कि प्लीज मेक अ प्रॉपर कार यानी प्रॉपर कार बनाओ। माँ ने बच्चे की ड्राइंग बुक देखी तो उसे फटकार लगाते हुए कहा, कार भी कहीं उड़ती है। अगले दिन बच्चा ड्राइंग बुक पर एक साधारण सी कार बनाकर लाया। टीचर ने उस पर सही का निशान लगाते हुए साइन कर दिया। इस सब के बीच एक मासूम सवाल जवाब की तलाश में भटक गया। क्या दोस्तों? एक मासूम सा सवाल जवाब की तलाश में भटक गया। क्या कार उड़ सकती है? भाई सवाल कौन सा था? क्या कार उड़ सकती है? पहली नज़र में साधारण सा नजर आने वाला यह किस्सा असल में एक हत्या की कहानी है। एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या। सोचिए कला क्या है, जिसे जैसी दिखती है उन्हें वैसे ही बयान कर देना या लकीरों के जरिए कागज पर उतार देना ही क्या है? कला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह तो डॉक्यूमेंटेशन है या दस्तावेजीकरण है। चीज़ों को अपने नज़रिए के साथ पेश करना कला है। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में उतारने के लिए कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। यानी बिना कल्पनाशीलता के आर्ट या कला संभव ही नहीं है। इसे दो शब्दों के जरिए और विस्तार से समझते हैं। पहला शब्द है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी फोटॉन, जिसे लाइट के जरिए सेंसिटिव सरफेस पर बनने वाली तस्वीरें। दूसरा शब्द है इमेज। यह भी लाइट से बनी हुई तस्वीर ही है, पर इमेज शब्द में इमेजिनेशन भी शामिल होता है। फोटोग्राफर जब किसी तस्वीर में एंगल, रंगों और पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है तो वह इमेज बनती है। हर फोटोग्राफ इमेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। आइए दोस्तों अब क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई से क्या तात्पर्य है? बच्चों ने कभी कारें नहीं देखी थी, बच्चों को रंग अच्छे लगते हैं, या बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी थी, या बच्चे रंग बिरंगे कारें ही बनाते हैं। तो दोस्तों इस गद्यांश के अनुसार जो बच्चों ने रंग बिरंगी कारें बनाई उसमें बच्चों ने क्या किया? अपनी कल्पनाशीलता को भी जोड़ दिया। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब उसकी सराहना हो, उसे टोका ना जाए, उसे वह बनाने दिया जाए जो वह बनाना चाहता है, या उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। बताइए दोस्तों, यहाँ पर टीचर ने क्या किया था? बच्चे द्वारा बनाई हुई कार को उसने काट दिया था लाल पेन से। तो एक बच्चे की कल्पनाशीलता वहीं पर खत्म हो जाती है जब दोस्तों उसके द्वारा बनाए गए चित्र पर लाल पेन चला दिया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कला के लिए आवश्यक है रंगों की पहचान करना, कलाओं का ज्ञान होना, कठोर अभ्यास, या कल्पनाशीलता। बताइए दोस्तों कला के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों कला के लिए कल्पनाशीलता आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? कल्पनाशीलता आवश्यक है कला के लिए। अभी हमने इसमें पढ़ा है एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या हो गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चित्रों को उतारने के लिए कल्पनाशीलता की जरूरत होती है। यानी आर्ट या कला बनाने के लिए कल्पनाशीलता की जरूरत होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
कार में दरवाजों पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगाना बच्चे के किस गुण की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों यह बच्चे की कल्पनाशीलता की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? कल्पनाशीलता की ओर संकेत करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब बच्चे ने कल्पना की तभी तो उसने पंख लगाए कार के अंदर, इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक फोटोग्राफ इमेज होती है, फोटोग्राफ तथा इमेज में रंगगत अंतर होता है, फोटोग्राफ और इमेज में एंगल समान होता है, इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों फोटोग्राफर जब किसी तस्वीर में एंगल, रंगों और पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है, क्या शामिल होता है? फोटोग्राफर का इमेजिनेशन शामिल होता है या कल्पना शामिल होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नजरिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, रेखांकित शब्द के स्थान पर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जरूरत शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? आवश्यक का, अवश्य का, आवश्यकता का या जरूर का? बताइए दोस्तों जरूरत शब्द की जगह आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप क्या कहेंगे? मुझे इस चीज की आवश्यकता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जरूरत शब्द की जगह आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगे कारें बनाई, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? समझ, रंग बिरंगी, कारें या बनाई? बताइए दोस्तों। रंग बिरंगे, यह क्या है? विशेषता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रंग बिरंगे विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना का विलोम है कल्पनाशीलता, यथार्थ, सत्य या यथार्थवादी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कल्पना शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कल्पना यानी किसी चीज को सोचना, इमेजिन करना। यथार्थ का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज जो सामने होती है उसको यथार्थ कहा जाता है। ऑप्शन बी यथार्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? टीचर, स्कूल, लाइट या कला? बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? इसमें कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग नहीं किया गया? कौन सा शब्द है जो समूह से भिन्न है? बताइए दोस्तों। वह है कला। कला जो है समूह से भिन्न है। क्या है दोस्तों? समूह से भिन्न है कला। इस किसके अनुसार? इस गद्यांश के अनुसार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब आ जाता है पद्यांश। अब इस कविता को हम पढ़ेंगे और कविता के से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम हल करेंगे। रिमझिम क्या कुछ कहती कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर, पकड़ वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सामन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। बताइए दोस्तों आपने ये कविता पढ़ी, अब बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? गर्मी, सर्दी, सावन या बसंत? दोस्तों गाओ सावन, सावन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वार की धार से क्या तात्पर्य है? तलवार की धार से, बारिश की सीढ़ी से, बूंदों की लड़ी से या खड़क की धार से? दोस्तों बताइए वार की धार, इसमें शब्द आया हुआ है वार की धार। कहां पर शब्द आया है? पकड़ वार की धार झूलता मेरा मन, पकड़ वार की धार झूलता मेरा मन। तो दोस्तों इसका मतलब है बूंदों की लड़ी से। किसके दोस्तों? बूंदों की लड़ी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जीवन में सावन मन भावन से क्या आशय है? बताइए। यहां पर पूछा गया है जीवन में सावन मन भावन, इससे क्या आशय है? जीवन में खुशियां रहें, जीवन में सावन रहे, जीवन मन भावन रहे या सावन का नाम मन भावन है? बताइए दोस्तों। जीवन में सावन मन भावन यानी जीवन में क्या रहे दोस्तों? जीवन में बताइए क्या रहे? खुशियों का संचार रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवन में
खुशियां रहें। रोम सिहर उठते से क्या आशय है? मन का भयातुर होना, मन का प्रफुल्लित होना, मन का सिहर जाना या मन का शंकाकुल होना। बताइए। रोम सिहर उठते हैं, रोम सिहर उठते हैं से क्या तात्पर्य है? ये दूसरी लाइन में दोस्तों दिया गया है। रोम सिहर उठते, छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मन का प्रफुल्लित होना या मन का खुश होना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रज का क्या अर्थ है? पृथ्वी, धूल, कंकड़ या भूमि। तो दोस्तों रज का मतलब धूल होता है। क्या होता है? धूल होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। झूलता है मेरा मन में अलंकार है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार या दोस्तों यमक अलंकार। बताइए। झूमता है मन मेरा, क्या करता है? झूमता है मन मेरा में दोस्तों मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गद्यांश और पद्यांश समाप्त हो चुके हैं। अब हम देखते हैं पैडागोजी। क्या देखते हैं दोस्तों? पैडागोजी को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों के अनुवाद करने की योग्यता, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। बताइए दोस्तों पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? तो दोस्तों यह पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया द्वारा अर्थ गढ़ने की क्या है? योग्यता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? एक शब्द वाले, खुले अंत वाले, बहुवैकल्पिक प्रश्न या सत्य असत्य पर असत्य प्रकार के प्रश्न। बताइए किस प्रकार के दोस्तों प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता यानी सृजनात्मकता का आकलन करेंगे? तो वह होंगे दोस्तों खुले अंत वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न? खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? जैसे मान लीजिए बच्चों से पूछ लिया कि बताइए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों बच्चे अपनी सृजनात्मकता, अपनी रचनात्मकता के आधार पर इसका उत्तर देंगे। और बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? जिनका दोस्तों आंसर फिक्स होता है। जैसे पूछ लिया गया हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। ये बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। और जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया यह खुले अंत वाला प्रश्न हो गया। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह व्यवस्थित है, यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, यह अनेक विचारों का विचार है। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कौन सा कथन है जो भाषा के बारे में सही है? तो वह है दोस्तों यह व्यवस्थाओं की क्या है? व्यवस्था है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? संदर्भों में, पृथकता में, वर्णमाला के क्रम में या जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाएं। बताइए भाषा को सर्वोत्तम तरीके से यानी भाषा को सीखने का जो सर्वोत्तम तरीका है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह कौन सा है? संदर्भों में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना, संकल्पनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। बताइए निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है भाषा अधिगम में? दोस्तों जो भाषा अधिगम होता है यह विद्यालय में होता है, जो भाषा अर्जन है यह घर में होता है। तो भाषा अधिगम के लिए निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है शिक्षार्थी जो हैं वह समझ के स्तर में कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना और दोस्तों उसका उपचार करना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझाना चाहिए,
प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। बताइए दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। बताइए, शब्दों के अर्थ को दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूँ। एक शिक्षिका हैं, वह कह रही हैं मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूँ, इसलिए वह क्या करेंगी दोस्तों, इसलिए वह सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को कहने और सुनने की आज़ादी देंगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डॉट डॉट का महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का, मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा का? दोस्तों, बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी मातृभाषा का विशेष योगदान होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है। तो शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़े। इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणाएं या कौशल नहीं सिखाए जा सकते? दोस्तों, आपने विद्यालयों में देखा होगा कि दीवारों पर बड़े बड़े शब्द या अक्षर लिख दिए जाते हैं, उनको चिपका दिया जाता है। तो दोस्तों, इन जो चिपकाए हुए शब्द हैं या अक्षर हैं, इनसे साक्षरता की कौन सी अवधारणा नहीं सिखाई जा सकती? वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता, कठिन शब्दों का उच्चारण, ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ाना या मूल शब्दों की समझ। बताइए, क्या है जो कौन सा कौशल है जो नहीं सिखाया जा सकता? तो दोस्तों, इनके द्वारा कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं सिखाया जा सकता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी? पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हैं। लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया? कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। बताइए दोस्तों, विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता यानी देखकर उसका वर्णन कर देना शब्दों में, ये होता है दृश्यात्मकता। सिखाने के लिए कौन सा तरीका है जो दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो वह है दोस्तों, यह कहानी किस दिशा या दशा में घटित हुई होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? पूर्व सर्ग ने पर ऊपर, पूर्व सर्ग यानी दोस्तों उपसर्ग के रूप में आप इनको जानते हैं, के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना, पूर्व सर्गों के बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए कहना, एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्व सर्गों के प्रयोग के नियम बताना, वाक्य देना, विद्यार्थियों को इन वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और या विशेषण नहीं है। बताइए, विद्यार्थियों को आपको उस उपसर्ग सिखाना है, इसके लिए आप कौन सी निगमन विधि का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों, आप पूर्व सर्ग या उपसर्ग ने पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताएंगे और उदाहरण भी देंगे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा यानी घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद, भाषा शिक्षा नीति, कार्यालयी शिक्षा नीति या शिक्षा के लिए बहुभाषावाद नीति?
दोस्तों हमारे देश में क्या है, मातृभाषा में बालक शिक्षा को प्रारंभ करता है और बाद में अन्य भाषाओं को साथ में जोड़ता क्या कर जाता है, चला जाता है। तो दोस्तों यह नीति क्या कहलाती है, यह नीति मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कहलाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा। जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदल कर दी गई कोई रिकॉर्डिंग, किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के लिए किसी एक पाठ्य सामग्री के पठन के विभिन्न विभिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना, एक ऐसा मानस मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग करना, माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सिक्कों का पुरस्कार दिया जाए। बताइए दोस्तों, किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा। तो वह है दोस्तों एक ऐसा मानस मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों यह बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है। बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षक को सदैव कक्षा दिशा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है वह दृढ़ता से इस बात पर विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव हैं और उनके जो दृष्टिकोण हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह मॉडल पेपर नंबर 6 आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद।